हेलो गाइस, आज की वीडियो एक स्टोरी पर मुश्तमिल है जो कि एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है और इसका नाम छिपकली है, द लिजर्ड। होप सो आपको अच्छी लगेगी। सो लेट्स बिगिन द थ्रिल। सितंबर में पेनांग ब्रिज का इफ्तिताह हो रहा है। मैं तो हर हाल जाना चाहती हूँ, तुम चलोगे या नहीं? डॉक्टर ओशा की नर्स ठूंग ने मुझे इंजेक्शन लगाने से पहले पूछा। जाना तो चाहता हूँ मगर क्या, मैं तुम्हें जहन्नम में थोड़ी ले जा रही हूँ। दुनिया का तीसरा बड़ा ब्रिज है, तुम इंजीनियर होकर भी देखने की ख्वाहिशमंद नहीं हो। मैं नर्स हूँ मगर दिन गिन रही हूँ। आज अगस्त की 28 है, 17 दिन रह गए हैं और तुम फैसला ही नहीं कर सके। अरे बाबा, तुम हमेशा गलत समझती हो, मैं क्या इनकार कर सकता हूँ? मगर डॉक्टर ओशा से तो इजाज़त लेनी पड़ेगी, वो तुम्हारे बिना एक हफ्ता कैसे गुजारेगी? इनका तो एक दिन भी नहीं गुजरता तुम्हारे बगैर। थाईलैंड में इतना खतरनाक हुसन शायद ही किसी नर्स के पास हो। तारीफ सुनकर खुश हो जाने की बजाय थोंग ने मेरी तरफ गुस्से से देखा और बोली, आज इंजेक्शन बाजू पर नहीं कूल्हे पर लगेगा। चलो तैयार हो जाओ, अगर कोई आवाज़ निकाली तो सुई अंदर ही तोड़ दूंगी। कूल्हे में ही क्यों, सीधी दिल में उतार दो ये जहरीली सुई। बोलो, खोलो सीना, क्या शोर मचा रखा है तुम दोनों ने? डॉक्टर ओशा ने साहब के कमरे से आवाज़ दी। आ रहा हूँ मैं। डॉक्टर कमरे में दाखिल हुआ तो वो सिगरेट भरी सुई से मेरे बाजू पर सुई के निशान को सहला रही थी। डॉक्टर साहब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं थूंग को एक हफ्ते के लिए मलेशिया ले जाऊँ, 10 से 17 सितंबर तक। दरअसल पेनांग ब्रिज का इफ्तिताह है, थूंग की भी ख्वाहिश है और मैं भी इंजीनियर होने के नाते ये अजूबा देखना चाहता हूँ। ले जाओ मगर वापस ले आना, और अगर तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो तरह तरह के वेनम्स हैं मेरे पास। ऐसी वैसी हरकत करके तो देखे आपका टेनिस पार्टनर, शादी करनी पड़ेगी इसे मुझसे उसी वक्त, और मेरा मुसलमान होने का भी कोई इरादा नहीं। ताहिर को ही बुत पड़ना पड़ेगा। पेनांग की लंबाई 1300 किलोमीटर से भी ज़्यादा थी और इसे पेनांग कॉमन लैंड मलेशिया से मिलाने के लिए बनाया गया था। ये समुद्र के सीने पर इंसानी हाथों की नाकाबिले यकीन गुस्ताखी थी। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, वरना मुझे कहाँ फुर्सत मिलनी थी कारोबारी बखेड़ों से। वो तो अच्छा हुआ मुझे फ्लू वायरस हो गया और मैं डॉक्टर ओशा के क्लिनिक चला आया। दरअसल वो मुझे टेनिस में तो हराने से रहे, मगर तुम्हारे हुस्न के हाथों शिकस्त दे दी। शर्म करो, अपनी उम्र तो देखो, कहाँ वो 60 बरस के और कहाँ तुम 30-35 साल के शैतान। बोलो, शादी करोगी शैतान से? आज 14 सितंबर है, शादी और पेनांग ब्रिज के इफ्तिताह की सालगिरह हर साल यहाँ आकर मनाया करेंगे। पेनांग में मस्जिदों और मौलवियों की कोई कमी नहीं, बस कलमा पढ़ लो, बाकी का काम मौलवी और शैतान खुद कर लेंगे। कभी सीरियस भी हो जाया करो ताहिर, उसने कॉफ़ी का घूंट हलक से उतारते हुए कहा। एक ज्योतिषी ने बताया था कि जो मुझसे शादी करेगा पागल हो जाएगा। पागल हो जाएगा तुमसे शादी करने वाला? वाह, तुम्हारा ज्योतिषी! उसे कहना चाहिए था कि कोई पागल ही तुमसे शादी करेगा। मैं हूँ। देखो ताहिर, अगर तुमने ये पागलपन बंद ना किया तो मैं वाकई ही तुमसे शादी कर लूँगी। तंग आ चुकी हूँ मैं रोज़ की मरहम पट्टी और दुआओं से। इंजेक्शन के बाद बालू को रुई से सहलाना मुझे जहर लगने लगा है। उस शाम पेनांग की एक मस्जिद में मौलवी साहब के सामने सादगी से एक बुत ने इस्लाम कबूल किया और एक मुसलमान बना। और फिर पेनांग ब्रिज पर 2 किलोमीटर की चहलकदमी के बाद उसने पहली फरमाइश की, ताहिर तुम मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। मैं ये क्या कर बैठी हूँ, चलो वापस चलो, मुझसे और नहीं चला जाता। वो थक कर ब्रिज के किनारे पर बैठ गई और समुद्र को देखने लगी। ये मेरी जिंदगी का सबसे दिलफरेब नज़ारा है, चारों तरफ अंधेरा और समुद्री हवाओं का शोर, जैसे मैं कोई जल परी हूँ। जल परी साहिबा, उठो अब चले, सब लोग तुम्हें देख रहे हैं और मुझे तो तुम जल परी से ज़्यादा छिपकली लग रही हो जो ब्रिज से चिपकी हुई है। छिपकली, उसने घबराकर मेरी तरफ देखा और उठकर मुझसे लिपट गई। आइंदा ये मकरू नाम मत लेना मेरे सामने, मुझे इससे बहुत डर लगता है। बचपन में एक मेरे बिस्तर पर आ गिरी थी, मैं सारी रात चीखती रही। होटल के कमरे में पहुंचकर उसने मुझसे दूसरी फरमाइश की,
طاہر: شادی تو میں نے کر لی ہے، مگر وعدہ کرو کہ تم 5-7 سال کسی بچے کی خواہش نہیں کرو گے۔ میں بھی بچے نہیں چاہتی۔ زمین انسانوں کے بوجھ سے پناہ مانگنے لگی ہے۔ کوئی ایسا قانون بن جانا چاہیے کہ 10 جوڑوں میں سے صرف ایک کو بچہ بنانے کی اجازت ہو، اور بس۔ وہ اپنے نظریات بیان کرتے ہوئے سو گئی۔ صبح اٹھی تو چھت کی طرف غور سے دیکھنے لگی اور بولی: میرا خیال ہے میں نے فائر الارم میں کوئی چیز ہلتے ہوئے دیکھی ہے۔ طاہر: ذرا دیکھنا کیا ہے؟ میں نے غور سے دیکھا تو ایک چھوٹی سی چھپکلی نظر آئی۔ اس کی ننھی منھی آنکھیں ہم پر جمی ہوئی تھیں۔ تھو، میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، ڈرو مت، ایک چھوٹی سی چھپکلی ہے۔ تمہارا شیطان ہے نا تمہارے ساتھ۔ وہ بے اختیار مجھ سے لپٹ گئی۔ اس کا بدن بری طرح کانپ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی حالت بگڑنے لگی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ ہوٹل کی انتظامیہ کو مدد کے لیے بلانا پڑا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی اس کی نبض اور بلڈ پریشر چیک کیا اور پھر اس کی بند آنکھوں کو کھول کر ٹارچ کی روشنی میں دیکھتے ہوئے بولا: مسٹر، تمہاری بیوی کو سکتہ ہو گیا ہے، اسے اسپتال لے کے جانا پڑے گا۔ ایمبولینس میں اسپتال جاتے ہوئے اسے ہوش آ گیا۔ طاہر: اس نے میرا ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھ دیا۔ اگر میں مر جاؤں تو تم دوسری شادی کر لینا، مگر بچے مت پیدا کرنا۔ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ وہی چھپکلی تھی جو بچپن میں میرے بستر پر آ گری تھی۔ اس کی آنکھیں بھی لال رنگ کی تھیں، مجھے یاد آ رہی ہے، مگر یہ تھائی لینڈ سے ملیشیا کیسے پہنچی اور پھر 20 سال تک زندہ کیسے رہی؟ وہم مت کرو تھونک، تم مریضوں کو ٹیکے لگاتی ہو، ان کے زخم صاف کرتی ہو، چھوٹی سی چھپکلی سے کیوں ڈرتی ہو؟ یہ نفسیاتی مسئلہ ہے، اس کا علاج ہو جائے گا۔ کسی اچھے ماہر نفسیات کے پاس چلیں گے۔ بینکاک پہنچتے ہی اس کا علاج شروع کر دیا گیا، مگر کوئی ڈاکٹر مرض کی تہہ تک نہ پہنچ سکا۔ اس کا خوف بتدریج ہذیان میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ سوتے سوتے چیخ مار کر اٹھ جاتی: میں چھپکلی نہیں ہوں، میں چھپکلی نہیں ہوں، آخر پرابلم کیا ہے؟ تنگ آ کر میں نے ڈاکٹر اوشا سے پوچھا۔ میرا بزنس بری طرح متاثر ہو رہا ہے اور میں خود بھی ذہنی مریض بن چکا ہوں۔ تھو مجھ سے چھپکلی بن کر چمٹ گئی ہے۔ ڈاکٹر، خدا کے لیے میری مدد کرو، میں اسے طلاق دینا چاہتا ہوں، بہت ہو چکی میرے ساتھ۔ تمہاری مرضی ہے طاہر، ڈاکٹر نے میری پریشانی کا اندازہ لگاتے ہوئے کہا، مگر مایوس نہیں ہو، تھو ٹھیک ہو جائے گی، اور تم بھی، شاید تمہیں معلوم نہیں، اس کے والدین بھی تم سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ تھو امید سے ہے، 3 مہینہ ہے، ایسے میں اسے طلاق دینا تمہیں اور تمہارے مذہب کو بدنام کر دے گا۔ طاہر ایک دن وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں بولی: تمہیں معلوم ہے میرے پیٹ میں چھپکلی پل رہی ہے، مار دے گی یہ مجھے، سب تمہارا قصور ہے، میں نہیں چاہتی تھی، مگر تم۔ دیکھو تھو، تمہیں ہمت سے کام لینا پڑے گا، اپنے لیے نہیں تو اپنے بچے کے لیے۔ ماں بنتے ہی تم چھپکلی کیا ڈریگن سے بھی نہیں ڈرو گی۔ ڈریگن؟ وہ کانپنے لگی، کہیں ڈریگن ہی نہ ہو میرے پیٹ میں۔ تمہارے پیٹ میں انسان کا بچہ ہے، تم جیسا، مجھ جیسا۔ شاید تم نے ڈراؤنی کہانیاں پڑھی ہوں گی انڈونیشیا کے ڈریگنز کے بارے میں۔ 2-3 ماہ بعد وہ کچھ نارمل ہونے لگی، مگر اس کا ہاتھ اکثر اپنے پیٹ پر رہتا۔ طاہر، میں اپنے بچے کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ 4 ماہ انتظار کون کرے؟ کیا کوئی طریقہ ہے کہ یہ 4 ماہ 4 دن میں گزر جائیں؟ میرے اعصاب جواب دے چکے تھے، میں چیخنا چاہتا تھا مگر چپ رہا۔ 4 دن کے بعد اس کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ اس کے ماں باپ آ کر اسے لے گئے۔ پتہ چلا وہ ICU میں چھپکلی، ڈریگن اور جل پری کے الفاظ دہرا کر بے ہوش ہوتی جاتی تھی۔ مجھے بھی اسپتال میں داخل ہونا پڑا۔ وہیں ایک دن اس کے باپ نے آ کر مجھے بتایا کہ ڈاکٹروں نے آپریشن کر کے اس کے پیٹ سے مردہ بچہ نکال دیا تھا، مگر اسے نہ بچا سکے۔ یہ دل خراش خبر سنتے ہی میری حالت بگڑ گئی اور میں کئی ماہ تک اسپتال پڑا رہا۔ ستمبر کا مہینہ آیا تو میرا دل پینانگ جانے کے لیے بےتاب ہو گیا۔ 14 ستمبر کے سورج نے غروب ہوتے ہوئے مجھے پینانگ برج کے پاس کھڑے دیکھا۔ اس روز ٹریفک بہت زیادہ تھی اور پیدل چلنا ناممکن تھا۔ میں نے ایک ٹیکسی میں برج کو عبور کیا اور واپس آ کر پچھلے سال والے ہوٹل میں کمرہ لے لیا۔ سونے سے پہلے میری نظریں فائر الارم میں کسی چھپکلی کو تلاش کرنے لگیں۔ اچانک میرا بدن کانپنے لگا، 2 ننھی منھی آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد ایک چھوٹی سی چھپکلی فائر الارم سے نکل کر چھت پر رینگنے لگی۔ ہیلو، سنو ننھی مخلوق، تم نے تھوم کو مار دیا۔ میں نے اسے مخاطب کیا۔ ناگہاں اس کی دم ہلنے لگی اور اس نے کچھ کہنے کے لیے اپنا چھوٹا سا منہ کھولا اور پھر بند کر لیا۔ میرے ذہن میں قدیم کہانیاں ابھرنے لگیں۔ پینانگ بہت پرانا شہر ہے، شاید کوئی بھٹکتی ہوئی روح اس چھپکلی میں آن چھپی ہے اور مجھ سے مخاطب ہونا چاہتی ہے۔ میں سوچنے لگا، میری آنکھیں چھپکلی پر لگی ہوئی تھیں۔ ننھی روح، اگر تم مجھ سے مخاطب ہو
तो सुन लो कि मैं तुम्हारी जुबान में कुछ समझ नहीं सकता। शायद तुम मेरी जुबान समझ सकती हो। अगर ऐसा है तो अपने सर को 3 दफ़ा हिलाओ। मैंने रुक रुक कर कहा। नन्ही छिपकली ने 3 दफ़ा सर हिलाया और मैंने महसूस किया जैसे कमरे में कोई सरसराहट गूंज रही है। मैंने आंखें बंद करके अपने जहन को मरतक्स किया तो मुझे एक सरगोशी सुनाई दी। तुम्हारे बाथरूम में 2 लुटेरे छुपे हुए हैं। वो तुम्हारे सोने का इंतजार कर रहे हैं। फिर वो तुम्हें कत्ल कर देंगे और तुम्हारा सामान लेकर भाग जाएंगे। अब मैं क्या करूं? तुम चुपके से अपना दरवाजा खोलकर सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाओ और इनको गिरफ्तार करवा दो। उठो, देर मत करो, टेलीफोन मत इस्तेमाल करना, तारें कटी हुई हैं। मैंने घबरा कर अपना दरवाजा खोला और सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लिया। उन्होंने पहले मेरा मजाक उड़ाया, मगर बाथरूम के अंदर से बंद दरवाजा तोड़ा गया तो 2 हबशी नजर आए। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में मालूम हुआ कि वो पुलिस को मुतअद्दिद वारदातों में मतरूक थे। पुलिस उन्हें ले गई और इंतजामिया ने मुझसे माजरत करने के बाद मुझे VIP रूम में मुंतकिल करने की पेशकश की। नहीं, अब कोई ज़रूरत नहीं। मैं कहाँ सामान शिफ्ट करता फिरूंगा। वैसे भी मुझे सुबह की फ़्लाइट से वापस जाना है। सिक्योरिटी गार्ड्स के जाने के बाद मैंने छत की तरफ निगाह की तो नन्ही छिपकली नजर नहीं आई। वो फायर अलार्म में छुपी हुई थी। बाहर निकल आओ ननीरू, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तुमने मेरी जान बचा ली। अचानक वो फायर अलार्म से नमूदार हुई और दुम हिलाकर मुझे देखने लगी। आ जाओ, दीवार के जरिए नीचे आ जाओ या सीधी बिस्तर पर गिरोगी, मैंने हंसते हुए कहा। धप, वो बिस्तर पर आन गिरी। मेरे हाथ पांव फूल गए। मैंने बिस्तर छोड़ दिया। वो मुझे खौफज़दा देखकर मचलती हुई बिस्तर से उतरकर दीवार पर चढ़ गई, जैसे कह रही हो, डर गए, अच्छा मैं चली। दीवार से होती हुई वो सीधी छत पर लगे हुए फायर अलार्म में रूपोश हो गई। मैंने सुकून का सांस लिया और चादर ओढ़कर सोने की कोशिश की। सुबह एयरपोर्ट जाते हुए मैंने टैक्सी ड्राइवर से पूछा, क्या इस जजीरे पर ड्रैगन्स होते हैं? नहीं सर, सुना है इंडोनेशिया के एक जजीरे कोमोडो पर हज़ारों ड्रैगन्स रहते हैं, मगर पेनांग की इंडोनेशिया से कोई बराह रास्त फ्लाइट नहीं है। आपको पहले कुआलालंपुर जाना पड़ेगा। फिलहाल तो मैं बैंकॉक जा रहा हूँ। बैंकॉक से तो सर कई फ्लाइट्स हैं डेली। उसने अपनी मालूमात का इजहार जारी रखा। सुना है जो भी कोमोडो जजीरे पर जाता है दंग रह जाता है। ये जो आपको चीनी रेस्टोरेंट्स और दुकानों पर ड्रैगन बने हुए नजर आते हैं, ये अब दरियाफ्त हो गए हैं। पहले इन्हें ख्याली वजूद तस्वर किया जाता था। अचानक उसने ब्रेक मारकर टैक्सी की रफ्तार आहिस्ता कर दी। माफ़ करना सर। और टैक्सी को सड़क के किनारे खड़ी करते हुए बोला, मैंने स्क्रीन पर एक छिपकली देखी है। ये बड़ी नहुसत की निशानी है। खौफ की एक लकीर मेरे सर से पांव तक रेंगने लगी। छिपकली, और वो भी चलती हुई गाड़ी की स्क्रीन पर। मैं झूठ क्यों बोलूँगा सर, छोटी सी थी, मेरा वहम भी हो सकता है। देखने में क्या हर्ज है। उसने टैक्सी से उतरकर स्क्रीन चेक की तो वाकई एक छोटी सी छिपकली स्क्रीन के निचले हिस्से से चिपकी हुई थी। ये आई कहाँ से है? ड्राइवर ने टैक्सी का बोनट खोलते हुए कहा, इंजन में छुपी हुई थी शायद। अचानक एक धमाका हुआ और रेडिएटर से बेतहाशा धुंध नुमा भाप निकलने लगी और देखते ही देखते उसने सारे इंजन को अपनी लपेट में ले लिया। हम घबराकर टैक्सी से दूर हट गए। भाप खत्म हुई तो चेक करने पर मालूम हुआ रेडिएटर की कैप कहीं गिर चुकी थी। सोचे साहब, अगर इंजन में आग लग जाती तो क्या होता। हाईवे पुलिस हमारी मदद को आ चुकी थी और कई टैक्सियां भी तमाशा देखने को रुकी हुई थी। मेरी फ्लाइट को देर हो रही है दोस्त। मैंने टैक्सी का बिल अदा करके एक और टैक्सी में बैठते हुए कहा, तुम्हारा शुक्रिया और तुम्हारी छिपकली का भी। जहाज के सफर के दौरान मेरे बदन में इर्ताश पैदा होता रहा। वहम अब हकीकत में तब्दील हो चुका था और उसका असर मेरे दिलो दिमाग पर होने लगा था। मुझे हर वक्त धड़का लगा रहता कि आया छिपकली चाहती क्या है। कमरे में, बिस्तर में, गुस्ल खाने में, गाड़ी में, जहाज में, गर्ज हर जगह एक खौफ दामनगीर था। तुम्हें इंडोनेशिया जाकर ड्रैगन्स देखने पड़ेंगे। शायद उन्हें देखकर ये छिपकली तुम्हारे दिमाग से निकल जाए। मुझे मेरे माहिर नफ्सियात डॉक्टर ने बार बार मशवरा दिया। तो एक टूरिस्ट एजेंसी से जानकारी लेने के बाद मेरा एक पुराना दोस्त मुझे लेकर कोमोडो आइलैंड के लिए रवाना हो गया। इंडोनेशिया के इस दूर इफ्तदा जजीरे पर हजारों ड्रैगन्स दंदनाते फिर रहे थे। उनकी शक्लें कवि और हैकल छिपकलियों जैसी थी। मुकामी लोग उनकी सेवा में लगे हुए थे और हजारों सयाह उनकी तस्वीरें उतारते फिर रहे थे। ये हजारों साल से इस जजीरे पर आबाद थे, मगर उनकी दरियाफ्त का सहरा एक बदेसी कश्ती रान के सर जाता है जो जान बचाता हुआ इस जजीरे पर आ निकला था। चंद दहाइयां पहले हमारे टूरिस्ट गाइड ने एक बहुत बड़े ड्रैगन की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये जानवरों की हड्डियां तक खा जाते हैं।
حتیٰ کہ इनकी खोपड़ियों को भी नहीं छोड़ते। एक कोमोडो ड्रैगन कमोबेश अपने वजन के बराबर गोश्त हड़प कर जाता है। इस लिहाज से ये कुर्रा अर्ज की खूंखार तरीन मखलूक है। वो ड्रैगन की खसूसियत बयान करता जा रहा था। दरअसल ये चीनी देवताओं की नस्ल से है। ज़मीन और आसमान की सारी मखलूक़ात के बेताज बादशाह। हर जानदार को मौत आ जाती है और वो फना हो जाता है, मगर ये मर कर फिर नए रूप में आ जाते हैं। शेर, चीते, हाथी, सब जानवर इनको देखकर सर झुका लेते हैं। इस जजीरे पर भूख और अफलास की हुक्मरानी थी, मगर अब यहाँ खुशहाली का दौर दौरा है। ये सब ड्रैगन्स की बरकत है। ड्रैगन महाराज, मैंने आवाज़ देकर उस खूंखार ड्रैगन को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। आपकी एक नन्ही सी मुरीद ने मेरा जीना दो भर कर रखा है। वो मेरी बीवी और बच्चे की मौत का सबब बन चुकी है और अब मेरी जान के दर पे है। कुछ उपाय कीजिए महाराज। ड्रैगन ने मेरी तरफ गर्दन उठाकर देखा। मुझ पर दहशत तारी होने लगी और मैंने घबराकर आंखें बंद कर ली। रात को होटल के कमरे में सोने से पहले मैंने कमरे की छत पर निगाह की तो फायर अलार्म में छिपकली नजर नहीं आई। खुदा का शुक्र है, मैंने इत्मीनान का सांस लिया। सुबह नाश्ते पर मेरा दोस्त कहने लगा, मिस्टर ताहिर, रात मेरे बिस्तर पर एक छिपकली आ गिरी। मैं घबरा कर उठा तो वो भागकर दीवार से होती हुई फायर अलार्म में जा घुसी। फिर मुझे नींद नहीं आई। सारी रात ना सोने से मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। मैंने घबराकर इसके चेहरे की तरफ देखा। ओह खुदाया, फिर क्या हुआ? तफसील से बताओ सुलेमान। वो मुझे परेशान देखकर कह के मारने लगा। होना क्या था? कुछ भी नहीं। कल जो ड्रैगन तुमने देखा था, मुर्दार खोर, उसने तुम्हारी छिपकली मेरे कमरे में भेज दी। मजाक मत उड़ाओ सुलेमान। मैंने जो तफसील तुम्हें सुनाई थी वो बिल्कुल हकीकत थी, कोई अफसाना नहीं, माई फुट हकीकत, वो बोला। मगर मैं यहाँ आकर बोर नहीं हुआ। वाकई ये मखलूक बदसूरत होने के बावजूद मुझे अच्छी लगी है। उसकी वजह से इस जजीरे पर खुशहाली आ गई है। सारी दुनिया से लोग आते हैं इन कोमोडो ड्रैगन्स को देखने। बैंकॉक वापस जाते ही मैं अपने माहिर नफ्सियात से मिलने गया और उसे ड्रैगन्स के बारे में बताया। एक बात है डॉक्टर साहब, मैंने अपनी वारदात बयान की। उनको देखने के बाद उस छिपकली का खौफ मेरे जहन से उतर गया है, मगर अब मुझे ख्वाब में ड्रैगन्स नजर आते हैं। बड़ी अजीब मखलूक है। 2 ड्रैगन्स मिलकर पूरी गाय खा जाते हैं, हड्डियों समेत। मिस्टर ताहिर, माहिर नफ्सियात बोला, इस दुनिया में हर आदमी किसी जानवर से मुशाहबत रखता है, आदात और अतवार में। हमारी थाई किताबों में लिखा है कि आदमी को देखकर इसकी हरकत और सकनात पर गौर करना शुरू कर दो तो उसके अंदर का जानवर नजर आने लगता है। मैं कई साल से तुम पर गौर कर रहा हूँ। तुम एक ड्रैगन की तरह लगते हो, जैसे मैं एक मासूम पिग की तरह हूँ। मुझे लोग स्टूपिड पिग कहकर बुलाते हैं। मेरा और कोई मुसरफ नहीं। मरीजों को देखता रहता हूँ और उनकी जेबों से पैसे उड़ाता रहता हूँ। तुम सारी दुनिया में खतरात से खेलते फिरते हो, परदेश से आकर यहाँ बिजनेस कर रहे हो। सैकड़ों लोग तुम्हारी फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। एक थाई हसीना से शादी की, वो छिपकली निकली, ड्रैगन के हत्थे चढ़ गई और मारी गई। ड्रैगन किसी से नहीं डरता। तुम भी बेखौफ दंदनाते फिरते हो थाईलैंड की जालिम सोसाइटी में। वो मेरी तरफ देखकर लगातार बोलता जा रहा था। मगर डॉक्टर साहब, मेरे ड्रैगन होने से मेरी हालत पर क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है मेरे अच्छे ड्रैगन, वो हंसते हुए बोला। आज के बाद तुम छिपकली से नहीं डरोगे। ये लो। उसने उठकर अलमारी से एक पैकेट निकाला और बोला, इसे आहिस्ता आहिस्ता खोलो। मैंने एहतियात से पैकिंग खोली तो अंदर से एक सूखी हुई छिपकली बरामद हुई। उसने अपनी मेज़ के दराज से दस्ताने के 2 जोड़े निकाले। एक खुद पहन लिया और दूसरा मेरी तरफ बढ़ा दिया। लो, दस्ताने पहनकर इसे पकड़ो। उसकी जमी हुई आंखों पर गौर से देखो। उसके नन्हे नन्हे हाथों पर नजर करो, दुम देखो उसकी। मैंने उसे एक हाथ में उठा लिया और दूसरे से उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को छू कर देखने लगा। मेरा खौफ बिल्कुल दूर हो चुका था और सुकून की लहरें मेरे बदन में तैरती फिर रही थी। शुक्रिया डॉक्टर, मैंने दस्ताने उतारते हुए कहा। नो प्रॉब्लम मिस्टर ताहिर। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी बीवी को फौत हुए 3 साल हो गए, कभी उसी कब्र पे गई या नहीं? उसके पेट में तुम्हारी बच्ची थी, क्या वो कभी याद आई? नहीं डॉक्टर, मुझे हर तरफ छिपकलियाँ और ड्रैगन्स दिखाई देते हैं। यहाँ से निकल कर सीधा उनकी कब्रों पर जाऊँगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मगर हकीकत ये है कि शादी के बाद पेनांग से वापस आकर तुम कभी कहीं गए ही नहीं। गाड़ी के एक हादसे में तुम्हारी यादाश्त चली गई थी। तुम 3 साल से इस क्लिनिक में ज़ेरे इलाज हो। जो कुछ तुमने देखा वो सब तुम्हें तुम्हारे वहम ने दिखाया। तुम शिज़ोफ्रेनिया की आखिरी स्टेज तक जा पहुँचे थे। इस मर्ज़ में इंसान किसी और दुनिया में चला जाता है।
ہم تو مایوس ہو گئے تھے، مگر آخر تمہاری قوت ارادی نے اس بیماری کو مات دے دی۔ واقعی ڈریگن ہو تم۔ آج تمہاری مکمل صحت یابی کی خوشی میں ڈاکٹر اوچا نے ایک چھوٹی سی پارٹی کا انتظام کیا ہے۔ وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ آیا چاہتا ہے۔ تمہاری مرحومہ بیوی کے والدین بھی آ رہے ہیں اور تمہارے کئی دوست بھی، تمہیں سرپرائز دینے کے لیے۔ پارٹی ختم ہوئی تو ڈاکٹر اوچا نے اعلان کیا، مسٹر طاہر، ایک تحفہ قبول کیجیے۔ اچانک دروازہ کھلا اور ایک چھوٹی سی بچی آدھے منہ پر چھپکلی کا ماسک پہنے ہال میں داخل ہوئی۔ ذرا اتارنا یہ ماسک دستانے پہنے بغیر، ڈاکٹر اوچا نے بچی کو پکڑ کر میرے سامنے کر دیا۔ میں ماسک اتارنے لگا تو کسی نے پیچھے سے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا اور ڈرانی آواز میں کہا، چھپکلی۔ سارا ہال تالیوں سے گونجنے لگا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، سامنے تھوم کھڑی مسکرا رہی تھی۔